नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमारा जो भी पार्ट बचा हुआ था आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसको हमने पूरा किया था। और आई थिंक SN1 SN डैश और SNI डैश और हमने SN1 डैश देखा था या SN1 प्राइम देखा था। ये हमारे पिछले लेक्चर का पार्ट था। और उस लेक्चर के लास्ट में हमने आपको कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग अपना स्टार्ट जो करेंगे वो NGP से करेंगे और हम अपने अगले लेक्चर में NGP देखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो बच गई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, आज वही चीज़ें होंगी और आई थिंक अगले लेक्चर में भी वही होगा। मैं कोशिश करूंगा आज ख़त्म हो जाए। अगर आज ख़त्म हो जाता है तो फिर अगले लेक्चर से हम लोग NGP स्टार्ट करेंगे। कुछ छोटी मोटी बातें, एक आध मैकेनिज्म बच गई थी, पहले हम उसको आज ले लेते हैं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही होते हैं, जो कि आपको NGP से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का मैकेनिज्म। देखिए, हम लोग हर कंपाउंड के ऊपर तो करवा कर देख लिए। अलग अलग कंपाउंड, अल्कोहल के ऊपर मैंने करवा के दिखा दिया आपको, एस्टर के ऊपर करवा के दिखा दिया। अल्काइल हैलाइड का तो ये बेसिस ही होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो अल्काइल हैलाइड के लिए ही होता है। तो सबके लिए हमने देख लिया। आज जो हमारा फोकस होगा वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होगा। किसके ऊपर? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो हेडिंग दीजिएगा, आज का जो हमारा हेडिंग है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखिए, हम लिख तो दिए इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर जो रिएक्शन होती है, जिसको कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दिए, ये एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। और यहाँ पर जो हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी बोल रहे हैं, ये भी बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पर जो हम विशेष करके देखेंगे वो कार्बोनिल ग्रुप का देखेंगे। किसका? कार्बोनिल। किसका देखेंगे? कार्बोनिल का। तो आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं। इसका जो एक्चुअल नेम होता है मैकेनिज्म का, वो होता है एडिशन एलिमिनेशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन होता है। आप याद कीजिए, जब आप ये वाला देख रहे हैं मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं उसको, आगे हम आपको एरोमेटिक वाला जो पार्ट बताएंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस वाले पार्ट में जो मैकेनिज्म होगा वो भी एडिशन एलिमिनेशन ही होता है। तो इसका जो नाम होता है वो भी एडिशन एलिमिनेशन है। दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज सच। तो लिखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन एट एसाइल कार्बन, एट एसाइल कार्बन। ठीक। और एक तीसरा नाम भी होता है इसका, विच इज नोन एज टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हमको पढ़ना है। अब देखो, ये तो नाम की बात हो गई। अब चलिए काम के ऊपर चलते हैं हम इसके। तो अगर आप इसके काम की बात को डिस्कस करें तो देखिए,
देखते हैं कि ये मैकेनिज्म होता कैसे है। बेसिकली ये मैकेनिज्म हमारा इस तरह से होता है। बात क्लियर है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, और नाम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और कार्बोनिल की बात कर रहे हैं तो एक जनरल रिएक्शन लिखिए पहले। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा कार्बोनिल, कार्बोनिल के ऊपर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्यों लिए हैं? क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए लिविंग ग्रुप का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, किसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो डेट्स व्हाई वी टेक दिस। इसका अगर आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये जो आपको प्रोडक्ट देगा वो कुछ इस तरह से देगा, RCONU प्लस लिविंग ग्रुप। अब चूंकि ये इस तरह से कुछ हमको फर्स्ट मतलब पहली बार जब हम इस तरह के रिएक्शन को देखते हैं तो देखने में कुछ ऐसा लगता है, और चूंकि देखने में ऐसा लगता है तो हम आप देखिए तो आपको लगेगा कि यहां से न्यूक्लियोफाइल को हटाए, लिविंग ग्रुप को हटाए हैं और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिए हैं, और तो कुछ किए नहीं हैं, और किए भी एक्चुअली यही हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर करवा रहे हैं? कार्बोनिल के ऊपर करवा रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी तो कर सके। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिच ले लिए आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड और उसके ऊपर अटैक करवा दिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट भी होना चाहिए, जो कि इस केस में अच्छी तरह से है, इसलिए हम इसके ऊपर करवा रहे हैं रिएक्शन को। देखिए मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं थोड़ा। इसकी जो मैकेनिज्म है सिंपल है, दो तरीके से देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। एक तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को देखेंगे और दूसरा बेसिक मीडियम में देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला देखिए बेसिक मीडियम में। इन बेसिक मीडियम ठीक है, क्या ले रखा है हमारा? ये है RCO लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है, करवा दीजिए। ये न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर अटैक करेगा। अब ये तो हमको बताना नहीं पड़ेगा कि ये CO जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और उस खींचने की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तलाश करते रहता है कि कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो वहां हम अटैक करें। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर दिया। अब देखो अटैक होने के बाद क्या होता है। जैसे ये अटैक होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, RCO माइनस लिविंग ग्रुप एंड दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। देख पा रहे हैं आप? ये बन के आता है। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया ये फिर से वापस आता है और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है इससे वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। देखिएगा RCO न्यूक्लियोफाइल,
प्लस लिविंग ग्रुप। ठीक, ये बात हो गई किसकी, अगर हम बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम में कोई खास दिक्कत नहीं है। ये मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो मैकेनिज्म बहुत कम ही होते हैं ऑर्गेनिक में, तो नोट कीजिए इसको। फिर देखिए एसिडिक मीडियम में इसी का देखते हैं। इसी को अगर आप एसिडिक मीडियम में लेंगे तो ये कैसे मैकेनिज्म करेगा, देखिएगा। मीडियम चेंज कर दो, इन एसिडिक मीडियम। ठीक, आर सी ओ लिविंग ग्रुप। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, न्यूक्लियोफाइल के साथ, आपका एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम लेने का मतलब क्या हो गया, मतलब कि आपके सॉल्यूशन में H प्लस प्रेजेंट है। अगर आपके सॉल्यूशन में H प्लस प्रेजेंट है, इट मींस H प्लस का वर्क क्या होता है, H प्लस या एसिड हमेशा अपना प्रोटोनेशन करता है। क्या करता है, प्रोटोनेशन करता है। तो करवा दीजिए, देखिए इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेट कर दीजिए इसको। जैसे ये प्रोटोनेट होगा क्या हो जाएगा, आर सी ओ, आर सी ओ एच, एंड दिस वन इज लिविंग ग्रुप। ये बन गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको प्रोटोनेट करवाए क्यों यहां पर। दो रीजन है। एक तो कि हमको यहीं पर करवाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऑक्सीजन, सिंपल बात है। तो इसलिए इस जगह को ही प्रोटोनेट किए। अब इसको प्रोटोनेट करने से फायदा क्या हो रहा है, तो फायदा हमको ये हो रहा है कि अगर ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो रहा है तो आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज के वजह से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ, और मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जा रही है, और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो इस कार्बोनिल कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रोफाइल के तरह बिहेव करने का या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट के तरह बिहेव करने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इससे इस रिएक्शन का रेट, यहां पर प्रोटोनेशन से इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर प्रोटोनेशन करवा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये बात है। देखिए करवा दो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो। ठीक है, करवा दिए। अब क्या होगा, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो यहां पर इस फॉर्मेट में होता है, NuH, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ तो होगा, आयन के फॉर्म में तो होगा नहीं, तो ये कुछ NuH के फॉर्म में होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो लोन पेयर है उससे अटैक होता है और कुछ इस तरह से बन के आता है। देखो RCO, ये देखो और ये जो है आपका OH, एंड दिस वन इज लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो क्या होगा,
ये इधर आ गया, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो है ऑक्सीजन, इसके ऊपर जो है लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, कुछ तो करेगा। देखो कैसे करेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, और ये लिविंग ग्रुप जब बाहर जाएगा तो अपने साथ में इस न्यूक्लियोफाइल का जो हाइड्रोजन है उसको लेता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखो RCOH, यहां फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां ये न्यूक्लियोफाइल, और फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हो जाएगा, -H+। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड या एसिडिक मीडियम, नॉट एसिड कैटेलाइज्ड, या एसिड कैटेलाइज्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि एसिड के आने से रेट तो इंक्रीज हो ही रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रहा है कार्बन का, तो रेट तो बढ़ ही रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसिडिक मीडियम में आपका कैसे हम करवाएंगे इस रिएक्शन को। अब देखिए अगली बात पे चलते हैं, जरा सा गौर कीजिएगा आप अपने सबस्ट्रेट को। अगर आप सबस्ट्रेट देखें इस रिएक्शन का जो दे रखा है, तो आपको क्लियरली पता चलेगा इस रिएक्शन के सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप का होना कंपलसरी कंडीशन है। और अगर लिविंग ग्रुप का होना कंपलसरी कंडीशन है, तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। कीटोन का क्या है फॉर्मूला, RCOR, और एल्डिहाइड का RCOH। तो क्या आपको एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर लिविंग ग्रुप दिख रहा है, क्या इसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है? तो आपको देखने पे पता चलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। और इसमें जो रिएक्शन फॉलो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जनरली गिव्स एडिशन रिएक्शन। क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये बात हमने कर ली किसकी, आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp2 के ऊपर। अब हम ये देखते हैं, मैकेनिज्म देख लिया हमने, अब हम ये देखते हैं कि कौन से कंपाउंड्स के अंदर ये रिएक्शन शो होगा, और एक आध की मैकेनिज्म हो सकेगी तो मैं करके दिखाऊंगा, बाकी मैकेनिज्म मैंने कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, अब देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड और कीटोन में ये रिएक्शन शो नहीं होगा। तो होगा किसके अंदर, जिसके अंदर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। जो लिविंग ग्रुप रखेगा वही तो दिखा पाएगा। तो अब लौट कर आइए एसिड के ऊपर। अगर आप एसिड और एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो आपको पता चलेगा कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव के अंदर लिविंग ग्रुप भर भर के है। सारे एसिड डेरिवेटिव में आपको लिविंग ग्रुप दिख जाएंगे, और हम उन्हीं की बात करेंगे अब। तो चलिए देखते हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव की। तो दीजिएगा आप लोग हेडिंग, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए देख रहे हैं रिएक्टिविटी। देखो अगर आप एसिड की बात करोगे
तो आपको पता चलेगा कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिख लो कार्बोनिल ग्रुप। और लिविंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप, आर सी ओ सी एल, ये आपका सबसे पहला हो गया। दूसरा ले लीजिए एनहाइड्राइड, आर सी ओ सी ओ आर, एसाइल क्लोराइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर आर सी ओ आर डैश, एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड आर सी ओ एंड दिस वन इज ओ एच। एसिड हो गया। अब एमाइड, आर सी ओ एन एच टू। ठीक है, ये टोटल हमारे पास एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हो गए। अब देखिए कि इसमें लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। क्लियरली दिख रहा होगा Cl, इसमें देखिए Cl माइनस, नॉट Cl, O CO R माइनस। ठीक है, अब देखिए इसमें देख लो OR, इसमें देख लो OH। ठीक है, और सबसे लास्ट में देख लो एमाइड में NH2। देख लीजिए। अब एक बात बताओ, हमको करना क्या है? इस सारे कंपाउंड्स के बीच में रिलेटिव मतलब ऑर्डर कंपेयर करना है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा आपके इस रिएक्शन के लिए। अगर हम इसके ऊपर रिएक्शन करवाएं, किसका, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाएं, तो इसका क्या होगा, रेट क्या होगा, या रेट के लिए ऑर्डर क्या होगा इसका, ये सब किस ऑर्डर में रिएक्शन देगी, रिएक्टिविटी क्या होगी। तो ध्यान से समझिए इस बात को। SN2 रिएक्शन, या सॉरी SN2 नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट लिविंग टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल सेम रख लें और इसके बीच में कंपेयर करें रिएक्टिविटी, तो सब कुछ तो सेम है। अगर आप इस सब को देखें तो इतने बड़े ग्रुप को छोड़, इतना बड़ा ग्रुप, तो सब में सेम आपको दिख जाएगा। देख लीजिए, ये सब के अंदर सेम है। और चूंकि इतना बड़ा ग्रुप सेम है सब में, तो जो अलग है वो कौन है, वो तो लिविंग ग्रुप ही है। तो इट मींस इस सब की रिएक्टिविटी जिसके ऊपर डिपेंड करेगी वो लिविंग ग्रुप होगा। और आप ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बताए थे कि जो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस चारों पांचों के लिविंग टेंडेंसी का एक ऑर्डर लिखना पड़ेगा। और जो ऑर्डर इन सब के लिविंग टेंडेंसी का होगा, सेम वही ऑर्डर आपके इन सारे कंपाउंड्स के लिए रिएक्टिविटी का होगा। जितना अच्छा कोई लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा उसका रिलेटिव कंपाउंड रिएक्टिविटी शो करेगा इस रिएक्शन के लिए। लिख लीजिए इस बात को। अगर आप ऑर्डर लिखें लिविंग टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी, अगर आप इसको लिखें तो सबसे कम जो होता है वो NH2 का होता है। उसके बाद अगर आप बढ़ें OH का होता है। NH2 और OH से आगे बढ़ें तो आपका OR का होता है। उसके बाद अगर आप बढ़ें तो आपके COO माइनस का होगा।
और सबसे लास्ट में अगर आप लें तो, या सबसे ज्यादा जिसका लें तो Cl माइनस का होगा। तो ये आपका लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर आ गया। और अब आप ध्यान से समझ सकते हैं इस बात को कि अगर लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर ये है तो आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। इट मींस व्हाट, आपका जो एसिड क्लोराइड होगा या एसाइल क्लोराइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक उसके बाद आपका एनहाइड्राइड होगा, उसके बाद आपका ये एस्टर होगा, फिर आपका एसिड होगा, और सबसे कम जो रेट होगा वो आपकी, या सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो एमाइड होगा। बात समझ रहे हैं? ये इस रिएक्शन के लिए इसका ऑर्डर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कशन चल रही है तो एक दो बातें और इसकी रिएक्टिविटी पे हम देखते हैं, क्योंकि यही कंपाउंड्स हैं जो कि देंगे और इनका आपस में रिलेटिव रिएक्टिविटी को कंपेयर करना आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे आगे। तो देखिएगा, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो कैसे, एक ऑर्डर हम लिख देते हैं आपके लिए, ऑर्डर नहीं, एक समझिए ना कि कैसे हम इस सारे कंपाउंड का रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे। तो देखो, रिएक्टिविटी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मतलब यह है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, वो उसका रेट उतना ज्यादा होगा पार्टिसिपेशन का। सिंपल सी बात है। देखो क्या है हमारा RCO एंड दिस वन इज लिविंग ग्रुप, यही है। अगर ये हम लिए हैं तो आप देखकर बताइए इसको कि इसके अंदर ये जो कार्बोनिल है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी या फिर जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, ये उतना तो चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल हमारे ऊपर अटैक कर दे। बात समझ रहे हैं आप? तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट उतना अधिक होगा जितना कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितना इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी को किस किस चीज से आप देख सकते हैं, जो जो इससे जुड़ा हुआ है। एक तो इसके ऊपर R जुड़ा हुआ है, एक इसके ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक इसके ऊपर O जुड़ा हुआ है। O तो फिक्स है, O तो कहीं आने जाने वाला है नहीं। दो चीज जो आने जाने वाली है वो R और लिविंग ग्रुप है, ये दोनों चेंजेबल थिंग्स हैं। तो याद रखिए, लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इसमें खींचता है, मतलब जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लिविंग ग्रुप अपनी तरफ खींचता है। और चूंकि लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या यहां पर डिफिशियंसी जनरेट नहीं करेगा, और ये डिफिशियंसी जनरेट करेगा तो इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है लिविंग ग्रुप। इट मींस आपका लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। मतलब लिख लो यहां पे कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ऑफ लिविंग ग्रुप। जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर होगा उतना ही अच्छा ये, उतना ही ज्यादा इसका टेंडेंसी होगा, मतलब उतना ही इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा। अब एक और बात है
कि दूसरा फैक्टर कौन है, अल्काइल ग्रुप है आपका। अब ये अल्काइल ग्रुप, ये इसका काम क्या होता है अल्काइल ग्रुप का, बेसिकली अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो अगर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, इट मींस ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कम करना है अपना, और अल्काइल ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जितना कम अल्काइल ग्रुप होगा, या जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा, या फिर जितना कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला अल्काइल ग्रुप होगा, उतना ही बढ़िया ये रिएक्टिविटी होगी। तो ये भी लिख लीजिए, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल ग्रुप। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात हो गई। अब इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन है, उसको करके आप बताइएगा। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स above रिएक्शन। देखिएगा ऑर्डर, ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये है, देखो और इससे NO2 लगा दो। ठीक है, दूसरा देखो, ये लो और इससे CO लिविंग ग्रुप। तीसरा लो, CO लिविंग ग्रुप एंड Me। ठीक है, इसको नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इस तीनों के बीच में आप कंपेयर करके बताएंगे कि किसमें हमारा रेट ज्यादा है और क्यों है, और किसमें रेट कम है और क्यों कम है, या किसकी रिएक्टिविटी, सॉरी रेट बार बार आ रहा है मुंह पे, रेट के जगह पे आप रिएक्टिविटी समझिएगा इसकी। तो इस तीनों के बीच में आपको रिलेटिवली कंपेयर करना है कि किसके लिए आपकी, मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये करके दिखाना है, ये 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं और इस सब में हाइड्रोलिसिस का आपको रेट बताना है, या रिएक्टिविटी बताना है इस चारों के बीच में कि हाइड्रोलिसिस का क्या होगा। तो रिएक्टिविटी तो आप बताएंगे ही, साथ ही साथ इस चारों कंपाउंड में आप करवाएंगे भी, मतलब मैकेनिज्म भी करेंगे कि इस चारों कंपाउंड के अंदर कैसे होगा रिएक्शन। अगर आपको करवाना है हाइड्रोलिसिस, अगर इस चारों में करवाना है तो कैसे करवाएंगे हम, मैकेनिज्म हम जो पीछे बताए हैं वही होगा। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म आप कीजिएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप करके दिखाइएगा। ये ऑक्सीजन 18 ले रखे हैं हम यहां पे, तो एक बार क्या हो गया, एक बार ऑक्सीजन 18 इस ये आपका कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन हो गया, और दूसरी बार जो ऑक्सीजन 18 है वो OH वाला ऑक्सीजन का O हो गया। तो आपको करवा के बताना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सिंपल हमको इसका मैकेनिज्म चाहिए, और इससे जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये आई थिंक लास्ट टॉपिक ही था, उसके बाद भी मैं देख लूंगा, अगर कोई छोटा मोटा बात और बचा हो तो मैं वो भी बता दूंगा, और अगर नहीं हुआ बचा हुआ तो अगले लेक्चर में पक्का NGP शुरू होगा, और बहुत ध्यान से देखिएगा उस टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, एक और बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है, ये आपको जो मैंने अभी बताया है, nucleophilic substitution, so called nucleophilic substitution, because this is not properly a nucleophilic substitution reaction, that's why it's not right to say that। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है।
मतलब ये ना तो SN1 रिएक्शन है, ना तो इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है और ना ही इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसलिए यहां पर क्या कहना सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कोई SN1 और कोई SN2 वाली बात नहीं होती है। और जहां तक एक और नाम मैंने इसका बताया था आपको, विच इज नोन एज टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। तो टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म क्या होता है वो आप इससे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी हम आपको बता देते हैं कि मैकेनिज्म के बीच में जब आप देख रहे थे कि ये कुछ आ रहा था RCO माइनस लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, इसी को ये जो टेट्राहेड्रल सा बनता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। याद रखिएगा इस बात को, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। तो ये बात हो गई। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि एकदम ये जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स स्पेसिफिकली MSc एंट्रेंस के लिए है। सिर्फ उतनी ही बातें बताऊंगा मैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ MSc एंट्रेंस की बातें, ना तो कोई आगे का और ना ही कुछ पीछे का। ओनली फोकस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन IIT JEM 21। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।